Welcome dear student to this theory session of manufacturing processes. So continuing with our previous topic, that is resistance welding, we will see the next type of resistance welding, that is called as spot welding. Now as discussed earlier, the basic setup is exactly similar for all types of resistance welding. Now this type of welding, that is spot welding, is mostly used for joining of overlapping strips, sheets or plates of metal at small area. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जितना कॉन्टैक्ट स्पॉट है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जितना कॉन्टैक्ट स्पॉट है, उतने ही स्पॉट पर आपका वेल्डिंग होगा. तो स्मॉल एरिया पर मेटल को जॉइन करने के लिए ये यूज़ की जाती है. और कंपोनेंट किस तरह के होंगे जिसे हम वेल्ड करेंगे? दैट कंपोनेंट्स आर प्लेट टाइप. बहुत ज़्यादा हाई थिकनेस के कंपोनेंट इस मेथड से वेल्ड नहीं हो सकते. वो प्लेट या फिर शीट, इनके वेल्डिंग के लिए यूज़ की जाती है. और ये वेल्डिंग कंटिन्यूस नहीं होती. वाटर टाइट या एयर टाइट वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग से पॉसिबल नहीं है. ये पर्टिकुलर स्पॉट पे मेटल को कनेक्ट करते जाता है. दैट इज कॉल्ड एज स्पॉट वेल्डिंग. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पॉट वेल्डिंग. सेटअप नियर अबाउट एग्जैक्टली सेम होता है. एक पावर सप्लाई जिसमें ट्रांसफार्मर होगा, वो कॉपर इलेक्ट्रोड यानी लो सर्किट इलेक्ट्रोड के साथ, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, उसके साथ कनेक्टेड है पावर सप्लाई. वन इलेक्ट्रोड इज अ मूवेबल और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है? फिक्स इलेक्ट्रोड है. नाउ एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड फॉर जॉइनिंग टू मेटल while heating is accomplished due to the resistance of workpiece. वर्कपीस के रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग होगा और इलेक्ट्रोड के प्रेशर की वजह से आपका वेल्डिंग कंप्लीट होगा. प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट करेंगे हम. फ्यूजन नहीं होता इस केस में, मेटल को मेल्ट नहीं करते, उसे प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट करते हैं और फोर्स से वेल्डिंग को कंप्लीट करेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. The pieces are assembled and placed between two electrodes which must have high electrical and thermal conductivity and retain the required strength at high temperature. इलेक्ट्रोड कैसे होने चाहिए? कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रेशर लगाने वाले इलेक्ट्रोड से. तो ये उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. फॉर लिमिटेड यूज इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ प्योर कॉपर. अगर कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं है तो उस केस में प्योर कॉपर के इलेक्ट्रोड बनते हैं. फॉर कंटिन्यूस वर्किंग इलेक्ट्रोड मेड ऑफ कॉपर अलॉयज और टंगस्टन और कॉपर एंड क्रोमियम. अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोड कंटिन्यूसली यूज में आने वाले हैं तो कॉपर अलॉय यूज़ करते हैं, प्योर कॉपर नहीं. टंगस्टन कॉपर अलॉय यूज़ करते हैं या फिर कॉपर क्रोमियम अलॉय यूज़ करते हैं. लेकिन बेसिकली अलॉय सारे कॉपर के ही होते हैं, बिकॉज वी वांट हायर कंडक्टिविटी. रेजिस्टेंस कम होना चाहिए क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस सर्किट होता है इलेक्ट्रोड का सर्किट. मेटल एट इलेक्ट्रोड इंटरफेस इज रेजिस्टेंस हीटेड टू वेल्डिंग टेम्परेचर. इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में जितना मेटल होता है वो क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस सर्किट, और वहाँ पे रेजिस्टेंस हीटिंग होती है. द प्रेशर ऑन इलेक्ट्रोड मे बी डेवलप बाय फुट लीवर और बाय एयर प्रेशर और बाय हाइड्रोलिक प्रेशर. एक इलेक्ट्रोड मूवेबल होगा, उसे आप फुट लीवर से मूव कर सकते हो या फिर कॉम्प्रेस एयर से मूव कर सकते हो या फिर कॉम्प्रेस ऑयल से, हाइड्रोलिक प्रेशर से भी मूव कर सकते हो. डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मशीन. इट इज यूज टू वेल्ड स्टील एंड अदर मेटल पार्ट्स अप टू टोटल थिकनेस ऑफ 12 मिलीमीटर. देखा, मैंने कहा था इसमें कोई भी कंपोनेंट आप वेल्ड नहीं कर सकते. मैक्सिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 12 मिलीमीटर. उससे ज़्यादा इससे वेल्ड नहीं होता है. शीट मेटल शुड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन मटेरियल एंड स्केल्स. क्लीन होना चाहिए पूरी तरह से. यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ शीट मेटल स्ट्रक्चर वेयर ओनली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड एंड नॉट द वाटर टाइटनेस. क्योंकि अलग अलग स्पॉट पर वेल्डिंग होता है तो उसके बीच में से एयर भी पास हो सकती है और वाटर भी पास हो सकता है. तो जहाँ पर बस आपको कनेक्ट करना है, स्ट्रांगली कनेक्ट करना है, लेकिन उसकी नेसेसिटी नहीं है क्या? वाटर टाइटनेस या एयर टाइटनेस.
एयर टाइट नहीं होना चाहिए, वाटर टाइट नहीं होना चाहिए। उस केस में आप स्पॉट वेल्डिंग यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, लेकिन वाटर टाइट नहीं रहेगा जॉइंट, क्योंकि कंटिन्यूस वेल्डिंग नहीं है ये कैसा है, एक स्पॉट स्पॉट पर वेल्डिंग किया गया है। So that is the spot welding. Let's see a video. तो ये आपकी स्पॉट वेल्डिंग मशीन, यहाँ पर आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रोड मूवेबल है, एक इलेक्ट्रोड फिक्स है। इन दो इलेक्ट्रोड में से ये शीट मेटल है यहाँ पर जिसका आप वेल्ड कर रहे हो। इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में यहाँ पर अगर आप नज़दीक से देखोगे तो हीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, रेडनेस आ चुका है। और जैसे इलेक्ट्रोड कांटेक्ट में आएंगे तो उस पर्टिकुलर स्पॉट पे आपका हीटिंग होगा और इलेक्ट्रोड के प्रेशर की वजह से वेल्ड होगा। ऊपर का इलेक्ट्रोड मूवेबल है, हीटिंग होता है और एक स्पॉट जनरेट होता है वेल्डिंग का, उसी स्पॉट पे ही वेल्डिंग होगा। इलेक्ट्रोड हमेशा कॉपर का रहेगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो ऑटोमेटिक मशीन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंटिन्यूस वेल्ड जनरेट नहीं होता है, एक स्पॉट स्पॉट पे वेल्डिंग होता रहता है। और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रोड दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं मेटल के साथ, उसी पॉइंट पे हीटिंग होती है, क्योंकि वहां हाई रेजिस्टेंस सर्किट होता है। बॉडी के अंदर यहाँ क्या होगा, ट्रांसफार्मर होगा। Now, if I want a watertight joint, अब मुझे एक वाटर टाइट जॉइंट चाहिए या एयर टाइट जॉइंट चाहिए, तो उस केस में मुझे कंटिन्यूस वेल्डिंग लगेगा। तो कंटिन्यूस वेल्डिंग के लिए जो मेथड रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग मतलब बाकी एग्जैक्टली सेम होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो एसी सप्लाई है जो कनेक्टेड है, बीच में ट्रांसफार्मर है जो कनेक्टेड है दो इलेक्ट्रोड के साथ, ये फिर से कॉपर के इलेक्ट्रोड रहेंगे, बट द शेप ऑफ इलेक्ट्रोड इज लाइक अ डिस्क, व्हील जैसा शेप होता है। दोनों इलेक्ट्रोड आप यहाँ देख सकते हो। हम रॉड जैसे इलेक्ट्रोड को कन्वर्ट करते हैं डिस्क जैसे इलेक्ट्रोड में जो रोटेट हो सकते हैं अपने सेंटर पे। और ड्यू टू दिस रोटरी एक्शन वी गेट अ कंटिन्यूअस जॉइंट, इट इज कॉल्ड एज सीम वेल्डिंग। सीम मतलब सिलाई, तो सिलाई जैसी कंटिन्यूसली होती रहती है, उसी तरीके से ये रोलर मेटल शीट को वेल्ड करते रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीम वेल्डिंग. It is a method of making a continuous joint between two overlapping pieces of sheet metal. Continuous joint, कोई बीच में गैप नहीं रहेगा, उसमें से ना वाटर पास हो सकता है ना एयर पास हो सकती है, ऐसा जॉइंट वो जनरेट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज सीम वेल्डिंग. द वर्क पीसेस आर प्लेस बिटवीन द व्हील्स. यहाँ इलेक्ट्रोड कौन से शेप में है, व्हील शेप में, विच सर्व एज अ इलेक्ट्रोड फॉर प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस वेल्ड. The overlapping surface of metal are forced together as fast as they are heated. व्हील कंटिन्यूसली प्रेशर अप्लाई करता रहेगा और करंट पास होते रहेगा। व्हील की वजह से उतना पोर्शन हीट होगा जो कांटेक्ट में है व्हील, दोनों व्हील के, और प्रेशर की वजह से वेल्डिंग कंटिन्यूसली होता रहेगा। और ये बहुत फास्ट मेथड होता है। द कूलेंट इज अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रोड एंड टू कूल द वर्क रैपिडली टू स्पीड अप द ऑपरेशन. कभी कभी कूलेंट का यूज भी करते हैं कूलिंग के लिए,
यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ प्रेशर टाइट और लीक प्रूफ टैंक फॉर वेरियस पर्पज। कहाँ यूज़ किया जाता है? लीक प्रूफ, जहाँ पर भी लीक नहीं हो चाहिए आपको, वहाँ पर ये यूज़ होता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आप घर पे भी चेक कर सकते हो, जिनके पास भी बाइक होगी, बाइक की टैंक को आप नीचे से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ वहाँ पर सीम वेल्डिंग नज़र आएगा। वहाँ पर एक सिलाई जैसा जनरेट हो जाता है नीचे से। बाइक की टैंक बोल रहा हूँ मैं, बाइक की टैंक को आप नीचे से अगर देखोगे तो वहाँ वेल्डिंग आपको दिखेगा। वो वेल्डिंग कौन सा है? सीम वेल्डिंग है। तो ये हो गया सीम वेल्डिंग, इसका भी एक वीडियो देख लेते हैं। तो ये आपका सीम वेल्डिंग मशीन, कंट्रोल से उसके यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, व्हील शेप के इलेक्ट्रोड है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉपर से बना है क्योंकि मुझे लो रेजिस्टेंस सर्किट चाहिए। वहाँ पर इलेक्ट्रोड सर्कुलर है, इसकी वजह से क्या होगा? कंटिन्यूअस जॉइंट आप जनरेट कर सकते हो। दीज आर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ मशीन। इसी के अंदर ट्रांसफार्मर होगा आपका बॉडी के अंदर। शुगर वेल्ड इज अ कंपनी देखिए, दो मेटल शीट है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में रखी गई है और हीटिंग होता है कांटेक्ट पॉइंट। प्रेशर की वजह से वेल्डिंग कंटिन्यूसली होते जाता है। इतना कंटिन्यूस होता है कि पूरी तरह से एयर टाइट या वाटर टाइट आपको वेल्डिंग मिले। हीट देखिए, बहुत सारी हीट जनरेट होती है कंटिन्यूस वर्क की वजह से। बहुत ही हाई स्ट्रेंथ और क्वालिटी का वेल्ड मिलता है इससे, कंटिन्यूस वेल्ड मिलता है। दो मेटल शीट को हमने वेल्ड किया, अब इसे टेस्ट करके देखेंगे कि ये एयर टाइट है कि नहीं। देखिए 5 बार टेस्टेड टू 5 बार, 5 बार प्रेशर पर भी उसमें से एयर पास नहीं हुई है, वो फूल गया है लेकिन प्रेशर से एयर पास नहीं हुई है। सो दिस इज सीम वेल्डिंग, कंटिन्यूअस लीक प्रूफ जॉइंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का नेक्स्ट टाइप जो है उसे कहते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब इट इज़ नथिंग बट अ स्पॉट वेल्डिंग। लेकिन स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है? एक दो पॉइंटेड रॉड शेप के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे मटेरियल को वेल्ड करते हैं। ये भी स्पॉट वेल्डिंग का एक मॉडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो यूज़ होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं? फ्लैट इलेक्ट्रोड, लार्ज साइज के फ्लैट इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। और स्पॉट जो होते हैं वो कंपोनेंट पे जनरेट किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ आप देख सक रहे हो ये कंपोनेंट किस तरह से है। यहाँ पर कंपोनेंट पे पार्ट जनरेट किया है, यहाँ पर भी कंपोनेंट पे स्पॉट जनरेट किया है। दीज आर नथिंग बट द प्रोजेक्शन। कंपोनेंट पे पहले प्रोजेक्शन जनरेट करते हैं, फिर वो दोनों कंपोनेंट फ्लैट इलेक्ट्रोड के बीच में रखे जाते हैं। और जो प्रोजेक्शन है वो दोनों मटेरियल या कंपोनेंट के कांटेक्ट पॉइंट होते हैं। और कांटेक्ट पॉइंट पे ही क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा, हाई रेजिस्टेंस सर्किट। और जहाँ प्रोजेक्शन है वहीं पर हीटिंग होगा और वहीं पर वेल्डिंग होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेज में वेल्डिंग होने के बाद क्या हुआ है। एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही, जहाँ डार्क ब्लैक दिख रहा है आपको, वहीं पर वेल्डिंग हुआ है बिकॉज आपका प्रोजेक्शन वहाँ पर था। दैट्स वाई इट इज़ अ टाइप ऑफ spot welding, but instead of using rod shape electrode, flat electrodes are used and projections are provided on the components. तो यहाँ कंपोनेंट पे आपको पहले प्रोजेक्शन बनाने पड़ते हैं, उसके बाद आप उसे वेल्ड कर सकते हो। इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। द current and pressure are localized at the weld section by use of projection on one or both of the workpieces. वर्कपीस कंटिन्यूस कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कांटेक्ट में रहेगा। दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड एज प्रोजेक्शंस।
यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ नट्स और बोल्ट्स टू द शीट एंड सिमिलर एप्लीकेशन एज दैट ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग जहाँ पर करते हैं हम, वो सारे कंपोनेंट इससे भी वेल्ड किए जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली नट और बोल्ट को शीट मेटल पे वेल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज नट एंड बोल्ट्स आर यूज एज अ ट्रीटेड एज अ प्रोजेक्शन कंपेयर टू शीट मेटल। सो दैट इज द प्रोजेक्शन वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का 4 टाइप है ये। बाकी एग्जैक्टली सारे कंपोनेंट्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर रहेगा, हाई रेजिस्टेंस सर्किट, लो रेजिस्टेंस सर्किट दोनों रहेंगे। नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज प्रिक्यूजन वेल्डिंग। अब इसमें क्या होता है, इट इज सिमिलर टू बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखते हैं। वन पार्ट इज हेल्ड इन स्टेशनरी होल्डर। एक पार्ट स्टेशनरी होल्डर में रखा जाता है, जैसे हम बट वेल्डिंग में रहते थे। मूवेबल होल्डर इज रिलीज रैपिडली कैरिंग द पार्ट फॉरवर्ड। देखिए, हमने बट वेल्डिंग में 2 मेथड देखी है। फर्स्ट वन इज अ अपसेट बट वेल्डिंग, सेकंड वन इज अ फ्लैश बट वेल्डिंग। अपसेट बट वेल्डिंग में क्या होता था, इनिशियली सॉलिड कांटेक्ट होता था दोनों कंपोनेंट के बीच में, और सॉलिड कांटेक्ट की वजह से हाई रेजिस्टेंस पॉइंट जनरेट होता था, एंड एट दैट हाई रेजिस्टेंस पॉइंट रेजिस्टेंस हीटिंग टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस कंप्लीट वेल्डिंग कंप्लीटेड। फ्लैश बट वेल्ड में क्या होता था, वी कीप अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड में हम क्या करते थे, एक छोटा डिस्टेंस रखते थे, जिसकी वजह से आर्क जनरेट होती थी या स्पार्क जनरेट होता था। एंड आफ्टर सम टाइम बोथ इलेक्ट्रोड्स आर ब्रॉट इन सॉलिड कॉन्टैक्ट। सॉलिड कॉन्टैक्ट और प्रेशर की वजह से फिर उसका वेल्डिंग कंप्लीट होता था, लेकिन इनिशियली सॉलिड कॉन्टैक्ट नहीं होता था। दैट्स व्हाई स्पार्किंग इज जनरेटेड। नाउ in this method there is a movable holder and there is a stationary holder, exactly similar to butt welding method, but now the movable holder release rapidly। जो मूवेबल पार्ट होता है वो बहुत फास्ट अप्रोच करता है फिक्स पार्ट की तरफ, एक वेलोसिटी से अप्रोच करता है। एट 1.5 mm डिस्टेंस डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज रिलीज कॉजिंग इंटेंस आर्क बिटवीन टू सरफेसेस। वो एकदम स्पीड से आता है फिक्स पार्ट की तरफ, मूवेबल पार्ट, और जब डिस्टेंस 1.5 मिलीमीटर का रहता है तो एक बहुत हाई इंटेंसिटी की आर्क जनरेट होती है दोनों के बीच में, क्योंकि एयर गैप से करंट पास होना स्टार्ट होता है। अब इसके वजह से हीटिंग होता है, और जब मूवेबल पार्ट स्टेशनरी पार्ट पे कोलाइड होगा तो आपका वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कितना टाइम लगता है, ओनली 0.1 सेकंड रिक्वायर्ड फॉर द वेल्डिंग। 0.1 सेकंड में वेल्डिंग कंप्लीट होता है। तो यहाँ 3 फिनोमेना यूज होते हैं। पहला तो है वेलोसिटी, वेलोसिटी की वजह से वेल्डिंग होता है। दूसरा है आर्क, आर्क जनरेशन फॉर शॉर्ट टाइम 0.1 सेकंड के लिए। और दूसरा है इम्पैक्ट, दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ हाई वेलोसिटी से इम्पैक्ट करेंगे, उसके वजह से भी आपका वेल्डिंग कंप्लीट होता है। यहाँ प्रेशर अप्लाई नहीं करता, इम्पैक्ट के वजह से आपका वेल्डिंग कंप्लीट होता है। मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन कैन बी वेल्डेड इज 144 मिलीमीटर स्क्वायर। इतने क्रॉस सेक्शन तक आप यहाँ पर वेल्डिंग कर सकते हो। मीन्स दिस इज ग्रेटर देन बट वेल्डिंग मेथड्स। तो ये है आपका प्रिक्यूजन वेल्डिंग, यहाँ वेलोसिटी से वेल्डिंग कंप्लीट किया जाता है। नाउ दीज वेयर all the methods related to resistance welding. Now we will see one method which is related to chemical welding. Chemical reaction as a source of generating heat. तो वो वेल्डिंग होता है आपका थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग इज नथिंग बट अ एडवांस प्रोसेस ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग में जो स्टेप होती है वो सारी स्टेप हम इसमें भी फॉलो करते हैं। तो इट इज़ अ अप्लीकेशन ऑफ कास्टिंग फॉर वेल्डिंग ऑफ टू मेटल। कास्टिंग का अप्लीकेशन है ये वेल्डिंग ऑफ टू मेटल के लिए। और हम हीट जनरेट करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं। सो दैट केमिकल रिएक्शन
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज थर्मिट वेल्डिंग। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। द थर्मिट प्रोसेस for welding metal is based on the chemical reaction between mixture of aluminum and iron oxide। ये एक रिएक्शन है जिसमें दो कंपोनेंट मेजरली यूज होते हैं, एक है एल्यूमिनियम, दूसरा है आयरन ऑक्साइड। इन दोनों के रिएक्शन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जनरेट होता है और प्योर आयन जनरेट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने रिएक्शन में क्या यूज किया है, एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड। इसे थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की जाती है और उस हीट के वजह से क्या जनरेट होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्योर आयन 9Fe, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होती है हीट। दैट्स वाई इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है, जिसके वजह से ये जो आयन जनरेट हुआ है रिएक्शन में, ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। और ये मोल्टन आयन हम यूज़ करते हैं दो मेटल को जॉइन करने के लिए। तो ये है इसके पीछे का बेसिक। एक केमिकल रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम और आयन ऑक्साइड का, जिससे जनरेट होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयन और लार्ज अमाउंट में हीट। ये इतनी लार्ज अमाउंट में होती है कि पूरा का पूरा आयन मेल्ट हो जाता है और मोल्टन फॉर्म में बाहर आता है, और उसको यूज़ करते हैं हम कास्टिंग प्रोसेस से दोनों पार्ट को जॉइन करने के लिए या वेल्ड करने के लिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्मिट वेल्डिंग। ऑक्सीजन लीव्स द आयन ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है आपका 8Al प्लस थ्राइस Fe3O4 इक्वल टू, आउटपुट में क्या मिलेगा, 4Al2O प्लस 9Fe। तो होता क्या है, ऑक्सीजन लीव्स द आयन ऑक्साइड एंड कंबाइंस विथ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ स्लैग एंड सुपरहीटेड लिक्विड थर्मिट स्टील। ये उसके आउटपुट में जनरेट होता है। जो आयन जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं हम, थर्मिट स्टील, बिकॉज थर्मिट रिएक्शन से वो जनरेट होता है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, पहले एक बाउल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, हम एक बाउल लेते हैं जिसमें थर्मिट मिक्सचर रखेंगे, सुपरऑफ्ट स्टील फ्रॉम थर्मिट रिएक्शन। नीचे जो दो पार्ट आपको वेल्ड करने हैं उसके सराउंडिंग में एक मोल्ड बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो मोल्ड जो एरो से शो किया गया है। तो दोनों पार्ट के सराउंडिंग में मोल्ड बनाया जाता है। थर्मिट मिक्सचर से जो आपको थर्मिट स्टील मिलेगा वो इस मोल्ड में सिंपली पोर करते हैं। आप सेकंड इसमें देख रहे हो, तो ये कैविटी में पोर हो जाता है और दोनों मेटल के बीच में भी पोर हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन के बाद आपका वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। मोल्ड ब्रेक करके रिमूव कर देंगे, एक्सेस जो भी कास्टिंग आपकी बनी है उसको भी रिमूव कर देंगे या उसे फिनिश करेंगे और आपके बाद वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये मेथड जनरली रेल रोड को वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पर रेल रोड डैमेज हो जाते हैं तो उसे वेल्डिंग करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग जनरली यूज होता है। तो सबसे पॉपुलर वो रेल रोड को कनेक्ट करने के लिए ही है थर्मिट वेल्डिंग। अब एक बार उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट, बोथ द वर्क पीसेस विच आर नीडेड टू बी वेल्ड आर क्लीन। क्लीनिंग होता है पहले। नाउ अ वैक्स पैटर्न इज क्रिएटेड अराउंड द वेल्ड कैविटी। वेल्ड कैविटी के सराउंडिंग में वैक्स पैटर्न बनाया जाता है। अब वैक्स पैटर्न क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप पैटर्न को मोल्ड से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेल रोड के सराउंडिंग में आपने मोल्ड बनाया है। अब रेल रोड को आप ऐसा उल्टा करके पैटर्न को रिमूव तो नहीं कर सकते। दैट्स वाई नॉन रिमूवेबल पैटर्न बनाया जाता है जो कि वैक्स पैटर्न होता है, जो कि इसमें बनता था हमारा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में बनता था। लेकिन यहाँ पर भी वैक्स पैटर्न यूज किया जाता है ताकि मोल्ड को उल्टा करके पैटर्न को रिमूव करने की ज़रूरत ना पड़े। हीट सप्लाई करो, वैक्स वैसे ही पिघल जाएगा। A molding flask is fixed around the joint with the help of mold handle clamp. This wax pattern is situated at the middle of the flask. पैटर्न सेंटर में और जॉइंट के सराउंडिंग में एक मोल्डिंग बॉक्स रखा जाता है। नाउ
the molding sand rammed around the wax pattern to create mold in which the molten metal will be poured. This mold involves all necessary parts like runner, riser, pouring basin, gating system, opening for wax pattern, etc. Same as involved in casting. तो एग्जैक्टली कास्टिंग की मेथड फॉलो करके हम एक मोल्ड बनाते हैं सराउंडिंग द वैक्स पैटर्न एंड मेटल टू बी जॉइंट. नाउ दिस मोल्ड इज हीटेड टू रिमूव द वैक्स पैटर्न. वैक्स पैटर्न को हीट करके रिमूव कर दिया जाता है तो कैविटी बचेगी जहां आप मोल्टन मेटल पोर करोगे जॉइनिंग के लिए. द वैक्स इज मेल्टेड एंड रन ऑफ फ्रॉम द वैक्स पैटर्न आउटलेट प्रिपेयर्ड एट द बॉटम ऑफ द सैंड मोल्ड. बॉटम से वो रिमूव कर देंगे हम उसे. नेक्स्ट, नाउ द थर्माइट मिक्सचर इज टेकन इनटू द रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल. जैसे डायग्राम में आपने देखा था एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बनता है बिकॉज बहुत हाई टेम्परेचर वहाँ जनरेट होने वाला है तो वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल से ही होना चाहिए. द इग्नाइट पाउडर इज प्लेस ओवर द मिक्सचर. पहले उसे थोड़ी सी हीट सप्लाई करनी पड़ती है तो उसे पहले इग्नाइट किया जाता है. गन मेटर वगैरह यूज करके उसे पहले थोड़ा हीट प्रोवाइड किया जाता है. दिस मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय अ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन आपने देखा होगा डायनामाइट वगैरह को फायर करने के लिए यूज किया जाता है. उस रिबन से ही उसे क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं. दिस विल स्टार्ट द थर्मिट रिएक्शन विच लिबरेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. अब उसे एक बार इग्नाइट किया तो थर्मिट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और क्या जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. दिस रिएक्शन फॉर्म मोल्टन स्टेट ऑफ आयन विच फ्लोज फ्रॉम क्रूसिबल टू सैंड मोल्ड. अब जैसे रिएक्शन हुआ तो मोल्टन आयन फॉर्म हो जाता है और वो आपके क्रूसिबल से कहाँ पर पोर किया जाता है, जो आपने मोल्ड बनाया है वहाँ पर. दिस मोल्टन मेटल फिल्स द वेल्ड कैविटी एंड फ्यूजेज द पेरेंट मेटल टू मेक अ परमानेंट जॉइंट. बहुत हाई टेम्परेचर मेटल होने की वजह से ओरिजिनल मेटल को भी मेल्ट करेगा और कैविटी के अंदर भी वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा. उसकी वजह से एक सिंगल पीस आपका जनरेट हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ जॉइंट है. दिस विल अलाउ टू कूल डाउन. ये फिर कूलिंग होने देते हैं. आफ्टर प्रॉपर कूलिंग रिमूव फ्रॉम द जॉइंट. आफ्टर रिमूविंग द फ्लास्क मशीनिंग इज डन टू रिमूव द एक्स्ट्रा मेटल. क्योंकि कास्टिंग में आपने देखा है बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट जनरेट हो जाते हैं गेटिंग सिस्टम की वजह से, तो उसे रिमूव करना पड़ता है. तो इसके मेजर एप्लीकेशंस क्या है, इस मेथड के मेजर एप्लीकेशन क्या है. इट इज मोस्टली यूज टू वेल्ड रेल रोड एट द साइट. क्योंकि रेल रोड को आप रिमूव नहीं कर सकते, एक बार ले डाउन किया तो वहाँ अगर कोई डैमेज होता है तो उस केस में आपको वहीं पर जाके वेल्डिंग करना है और उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ स्ट्रेंथ भी बहुत हाई चाहिए, इसलिए थर्मिट वेल्डिंग यूज़ किया जाता है. इट वॉज यूज टू वेल्ड थिक प्लेट्स बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग. बहुत ज़्यादा थिक प्लेट के लिए एक मेथड अभी बहुत पॉपुलर है जो हमने अभी तक देखी नहीं है, सबसे लास्ट में देखने वाले, वो है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग. इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग आने के पहले थिक प्लेट को वेल्ड करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग ही यूज होता था. दे आर यूज टू रिपेयर हेवी कास्टिंग. जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मोल्टन मेटल रिक्वायर्ड होता है दोनों पार्ट को ज्वाइन करने के लिए, उस केस में ये यूज़ किया जाता है. अगर कास्टिंग ब्रेक हो चुकी है तो उसे ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू वेल्ड केबल कनेक्टर ऑफ कॉपर. केबल कनेक्टर आपने देखे होंगे, जो केबल ब्रिज होते हैं उसके एंड पर कनेक्टर होते हैं, जिसकी वजह से नट एंड बोल्ट का यूज़ करके उस कनेक्टर से ब्रिज को कनेक्ट किया जाता है केबल के साथ. वो कनेक्टर वेल्ड करने के लिए भी थर्मिट वेल्डिंग यूज होते हैं. इट इज़ यूज टू मेक स्ट्रक्चर जॉइंट इन लार्ज शीप एक्सेट्रा. बहुत ज़्यादा थिकनेस के जॉइंट के लिए, एक सिंपल वर्ड में अगर आपको ध्यान में रखना है तो हाई थिकनेस जॉइंट के लिए जनरली ये यूज़ होता है. और ऐसे जगह पर जहाँ उसी स्पॉट पर आपको वेल्डिंग करना है, वो बाकी मेथड से वहाँ पर वेल्डिंग नहीं कर सकते. इट इज़ यूज टू जॉइंट पाइप, थिक प्लेट्स एक्सेट्रा वेयर पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल. क्योंकि ये केमिकल वेल्डिंग है तो यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है. दैट्स वाई इट कैन बी यूज वेयर पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल. तो थर्मिट वेल्डिंग का एक वीडियो हम देखेंगे जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये एक रेल रोड है, उसे यहाँ पर मुझे जॉइंट करना है.
तो थर्मिट वेल्डिंग से जॉइन कैसे करते हैं, प्रोसेस, ये वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मोल्डिंग फ्लास्क है। देखिए क्रॉस सेक्शन से देखिए क्या होता है। इससे पहले हीट अप करते हैं। ये थर्मिट मिक्सचर है, एल्यूमिनियम, थोड़ा सा स्टील, आयरन ऑक्साइड, और अगर रिक्वायर्ड है तो अलॉय। ये क्रूसिबल में रखे जाते हैं। तो क्रूसिबल आपके मोल्ड के ऊपर प्लेस किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबिन से आपकी रिएक्शन स्टार्ट होगी, और थर्मिट रिएक्शन जैसे स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा हीट और प्योर आयन जनरेट होता है, थर्मिट स्टील। अब इसे ओपन कर देंगे क्रूसिबल को, तो ये थर्मिट स्टील कहाँ जाएगा, आपके कैविटी में। तो कूल डाउन होने दिया जाएगा उसे। ये एक्स्ट्रा मेटल है। कूलिंग के बाद हम सराउंडिंग के फ्लास्क को रिमूव कर देंगे। तो ये आपका एक्स्ट्रा पोर्शन है। अब इसे ग्राइंडिंग करके क्या करेंगे, स्मूथनिंग करेंगे। एक्स्ट्रा मेटल जो भी है वो रिमूव कर देते हैं। ग्राइंडिंग के बाद वो आप पोर्शन सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके दोनों रेल रोड ज्वाइन हो जाएंगे। दिस इज द थर्मिक वेल्डिंग। ये तो हो गया केमिकल वेल्डिंग। तो हमने अब तक आर्क वेल्डिंग देखा है जो फ्यूजन वेल्डिंग था। उसके बाद स्पॉट वेल्डिंग देखा है, या रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखा है जो क्या था, प्रेशर वेल्डिंग था, उसमें फ्यूजन नहीं होता था। नेक्स्ट देखा हमने केमिकल वेल्डिंग, मतलब थर्मिट वेल्डिंग। अब हम देखेंगे कुछ अलग तरह की वेल्डिंग मेथड जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मतलब इसमें ना तो प्लास्टिक स्टेट में मेटल कन्वर्ट होता है और ना ही किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूजन तो होता ही नहीं है बिल्कुल। इस तरह के वेल्डिंग को कहते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इट इज बेस्ड ऑन इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग ऑफ टू सरफेसेस बाय रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सरफेस अंडर प्रेशर। देखिए समझ में आ रहा है क्या। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, फ्यूजन वेल्डिंग में पूरा का पूरा मेटल दोनों पार्ट मेल्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स होते हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर बॉन्डिंग होती है सॉलिडिफिकेशन के बाद।
प्लास्टिक वेल्डिंग में भी प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट होते हैं और मॉलिक्यूल का इंटरचेंज होता है जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो प्लास्टिक स्टेट के ऊपर। लेकिन सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है। वो कौन से लेवल पर होती है? एटॉमिक लेवल पर, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, यानी सरफेस टू सरफेस कनेक्ट होता है। मटेरियल एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मर्ज नहीं होता, एक दूसरे के साथ एटम एक्सचेंज करके ये बाउंडिंग कंप्लीट होती है, तो ये सरफेस पे बाउंडिंग होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट बाउंडिंग। तो इसमें ना तो प्लास्टिक स्टेट में हम कन्वर्ट करेंगे, ना ही फ्यूजन करेंगे। ये सरफेस की एक लेयर दूसरे लेयर के साथ स्टिक हो जाती है और ये वेल्डिंग कंप्लीट होता है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इस वेल्डिंग को कभी कभी बॉन्डिंग भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट बॉन्डिंग भी कहते हैं और वेल्डिंग भी कहते हैं। लेकिन बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि सिंपल वेल्डिंग की तरह इसमें फ्यूजन या प्लास्टिक स्टेट में मेटल को कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसलिए। तो देखते हैं इसमें कौन से आते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एनी मटेरियल कैन बी वेल्डेड एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग इज ऑफन अप्लाइड व्हेन अदर टेक्निक फेल्स। अगर किसी मेथड से दोनों मटेरियल वेल्ड नहीं हो रही है तो उस केस में सॉलिड स्टेट वेल्डिंग से वो वेल्ड हो जाएंगे। एनी मटेरियल कैन बी वेल्डेड। यहाँ तक कि मेटल टू नॉन मेटल वेल्डिंग भी सॉलिड स्टेट में पॉसिबल है और इसीलिए उसे बाउंडिंग कहा जाता है कि किसी भी मटेरियल को किसी भी मटेरियल के साथ आप वेल्ड कर सकते हो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग से। तो इसमें पहला टाइप हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन वेल्डिंग। एक्सप्लोजन की वजह से जो वेल्डिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन वेल्डिंग। अब इसमें होता क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटलर्जिकल बॉन्ड कैन बी प्रोड्यूस बिटवीन डिसिमिलर मेटल्स विच कैन नॉट बी वेल्डेड बाय अदर मेथड। अगर दो ऐसे मेटल है जो किसी भी कन्वेंशनल मेथड से, जो अब तक हमने देखे हैं, उससे वेल्ड नहीं हो सकते, इस तरह के मेटल्स को वेल्ड करने के लिए जो मेथड यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। अब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मेथड हम जनरली तभी यूज करते हैं जब बाकी सारे मेथड फेल हो जाते हैं, उस केस में हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की तरफ जाते हैं। अब ऐसे कौन से हैं? जैसे हो गए टेंटलम एंड स्टील, टंगस्टन एंड स्टील। इन दोनों की वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है जनरल मेथड से, क्योंकि टेंटलम और टंगस्टन, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट स्टील से बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप दोनों की वेल्डिंग करते हो, स्टील और टंगस्टन की एग्जांपल, तो उस केस में स्टील तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन उस टेम्परेचर पे टंगस्टन मेल्ट ही नहीं होगा। तो ये मोल्टन स्टील की एक लेयर टंगस्टन के ऊपर चली जाएगी, लेकिन वो वेल्डिंग नहीं कहा जाएगा क्योंकि टंगस्टन 0% मेल्ट हुआ था। तो दोनों का फ्यूजन नहीं होगा, अगर फ्यूजन प्रॉपर नहीं होता है तो वो वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से टैंटलम और स्टील भी, टैंटलम का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो कोई एक मेटल अगर मेल्ट होता है और दूसरा पार्ट मेल्ट ही नहीं होगा तो उसे हम वेल्डिंग नहीं कह सकते। ये तो एक सिंपल एक दूसरे के साथ वो लेयर फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस केस में एक्सप्लोजिव वेल्डिंग से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स को ज्वाइन किया जा सकता है। इवन नॉन मेटल के साथ भी मेटल को ज्वाइन किया जा सकता है। तो देखते हैं एक्सप्लोजिव वेल्डिंग किस तरह से होता है। डायग्राम में आप जैसे देख रहे हो, बेस प्लेट मतलब बॉटम में, दोनों डायग्राम आप देखते जाइए। बेस प्लेट, ये प्लेट और यहाँ पर ये प्लेट, ये पहला मेटल का आपका पार्ट है जो नीचे रखा जाता है। जनरली ऐसा जिसकी थिकनेस हाई है या थिकनेस लो है, कुछ भी। दूसरा मेटल का पार्ट इस तरह से एक इंक्लिनेशन पे रखा जाता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे रखा जाता है पहले मेटल से। दूसरे मेटल प्लेट के ऊपर एक बफर प्लेट रखी जाती है और बफर प्लेट के ऊपर एक्सप्लोजिव। बफर प्लेट इसलिए क्योंकि एक्सप्लोजिव के वजह से जब एक्सप्लोजन होगा तो नीचे की मेटल प्लेट आपकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो बॉटम में जो मेटल प्लेट है उसे कहते हैं बेस प्लेट, और जो उसके ऊपर मेटल प्लेट एक इंक्लिनेशन पे रखी गई है उसे कहते हैं फ्लायर प्लेट। फ्लायर प्लेट इसलिए क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद ये प्लेट नीचे की प्लेट की तरफ फ्लाई होती हुई जाती है, बहुत हाई वेलोसिटी से जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लायर प्लेट। तो इस तरह का सेटअप होता है एक्सप्लोजिव वेल्डिंग में। अब जैसे ही एक्सप्लोजन स्टार्ट होगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्लोजन एक साइड, किसी भी साइड से स्टार्ट किया जाता है। ड्यू टू एक्सप्लोजन
अपर प्लेट जो फ्लायर प्लेट है वो हाई वेलोसिटी से इम्पैक्ट करती है बॉटम प्लेट के साथ, और ये धीरे 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 इम्पैक्ट से दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ परमानेंटली कनेक्ट हो जाती है। ये वेल्डिंग ओनली ड्यू टू द इम्पैक्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर ना प्लास्टिक जोन फॉर्मेशन होगा, ना हम किसी भी तरह का प्रेशर अप्लाई करेंगे। ओनली ड्यू टू द हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट बोथ द मेटल्स विल गेट वेल्डेड एंड द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। बहुत स्ट्रांग बॉन्ड के साथ ये वेल्ड होते हैं। तो प्रोसेस में होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया उसी तरह से सब होता है। टारगेट प्लेट इज रेस्टेड ऑन द बेस एंड फ्लायर प्लेट इज हेल्ड एट सम डिस्टेंस इन इंक्लाइंड पोजिशन। नीचे एक प्लेट होगी, इंक्लाइंड पोजिशन पे फ्लायर प्लेट होगी। एक्सप्लोजिव लेयर इज अप्लाइड ऑन अ प्रोटेक्टिव रबर लेयर ऑन अ फ्लायर प्लेट। एक प्रोटेक्टिव रबर लेयर ताकि एक्सप्लोजन की वजह से डायरेक्ट डैमेज ना हो। आफ्टर डिटोनेशन फायर प्लेट कोलाइड विद द टारगेट प्लेट एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। बहुत हाई वेलोसिटी के साथ कोलिजन होता है दोनों प्लेट का। लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन टू प्लेट टू गिव अ परमानेंट जॉइंट। दोनों के साथ इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, एक दूसरे के साथ वो एटॉमिक लेवल पे वो इंटरेक्शन होता है, और उसके वजह से एक बहुत स्ट्रांग और परमानेंट जॉइंट जनरेट होता है। दिस इज द फर्स्ट सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दैट इज एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। अब एक्सप्लोजिव वेल्डिंग में एडवांटेज क्या है? पहला तो है वेरी सिंपल प्रोसेस, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। एक प्लेट नीचे रखनी है, थोड़े इंक्लिनेशन पे दूसरी प्लेट रखनी है, ऊपर से एक्सप्लोजिव रखना है और एक्सप्लोजिव को बर्न करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक्सट्रीमली लार्ज सरफेसेस कैन बी वेल्डेड। बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया के सरफेस भी आप इसमें से इजीली वेल्ड कर सकते हो। मटेरियल हैविंग लेस वेल्डेबिलिटी कैन ऑल्सो बी वेल्डेड इजीली। जिसमें वेल्डेबिलिटी कम है, वेल्डेबिलिटी कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में देखा था, इट इज़ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट वेल्डेड। जिस मटेरियल में वेल्डेबिलिटी बहुत कम है वैसे भी मटेरियल हम एक्सप्लोजिव वेल्डिंग से इजीली वेल्ड कर सकते हैं। थिन फॉइल्स कैन बी बाउंडेड टू थिक प्लेट। थिन फॉइल मैं बेस में रख दूंगा, फ्लायर प्लेट जो थिक प्लेट है उसे ऊपर रखूंगा, उसके ऊपर एक्सप्लोजिव रखूंगा। वेलोसिटी के बाद थिक प्लेट जो है वो थिन फॉइल के ऊपर कोलाइड होगा और दोनों एक दूसरे के साथ परमानेंटली बॉन्ड हो जाएंगे। थिन फॉइल आप ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि एक्सप्लोजन की वजह से वो ब्रेक हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन, इट इज इन अनरीचेबल स्पेसेस लाइक केव्स। अब देखिए, एक केव में मुझे वेल्डिंग करना है तो वहाँ पे आप वेल्डिंग मशीन लेके नहीं जा सकते हो, लेकिन एक्सप्लोजिव इजीली लेके जा सकते हो। तो अनरीचेबल स्पेसेस जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। अंडर वाटर वेल्डिंग, अंडर वाटर वेल्डिंग एक्सप्लोजिव वेल्डिंग से बहुत इजी होता है, पानी के अंदर जो वेल्डिंग होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। लेट्स सी अ वीडियो। Explosion welding is a solid-state joining process that's accomplished by accelerating one metal into another metal at an extremely high velocity using high-energy explosives. Metal is a key component in high-stakes industrial infrastructure projects around the world. ये एप्लीकेशन है For उसके। these types of applications, the metal must meet a very specific criteria. Explosion welding offers an economic way to leverage the dual benefits of both metals while retaining their mechanical, electrical, and corrosion properties. Explosion welding allows for over 260 metal combinations, including these metal types. कोई भी मेटल किसी भी मेटल के साथ वेल्ड किया जा सकता है। The proprietary Dataclad explosion welding process begins with a thorough inspection of the materials. Then, grinding the surface of each metal ensures that they're free from any debris, oxides, and surface flaws. The thicker of the two metals is called the backer, the thinner layer, the cladder. The detonation is initiated, driving one metal towards another, producing a precise collision angle and velocity. These factors are crucial in creating a jet in which all oxides and impurities are expelled. The jet not only sweeps the plate surface clean, but creates the ideal conditions for a weld. The backer and cladder come together to produce the end product, explosion welded clad. In preparation for delivery, the explosion welded clad plates undergo a finishing process that can include heating.
सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन वेल्डिंग और एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। तो नेक्स्ट सॉलिड स्टेट मेथड अब देखते हैं। दैट इज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अब अल्ट्रासोनिक ये वर्ड आपने सुना होगा। सोनिक नथिंग बट अ साउंड। सोनिक मतलब साउंड हो गया। अल्ट्रा मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो अल्ट्रासोनिक मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हम यूज करते हैं फॉर द वेल्डिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ये बहुत एडवांस मेथड है वेल्डिंग का। इट जॉइन सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय द हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटरी एनर्जी। कितना हाई फ्रीक्वेंसी? अप टू 20,000 to 60,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज नथिंग बट द साइकिल पर सेकंड। तो 20,000 या 60,000 साइकिल पर सेकंड, इतने फास्ट वाइब्रेशन से एनर्जी जनरेट की जाती है और ये एनर्जी यूज की जाती है वेल्डिंग के लिए। नो फ्लक्स और फिलर मेटल और हीट इज यूज। कुछ भी यूज नहीं होता, फ्लक्स नहीं, फिलर मेटल नहीं और हीट भी नहीं। द पार्ट इज क्लैम्प टूगेदर इन बिटवीन एनविल एंड वेल्डिंग हॉर्न अंडर लो स्टैटिक प्रेशर। प्रेशर बहुत कम होता है क्योंकि आपका वेल्डिंग जो होता है वो पूरी तरह से वाइब्रेशन से होगा। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन से आपका वेल्डिंग कंप्लीट होगा। तो प्रेशर नहीं लगाया जाता, बस आपका एनविल और वेल्डिंग हॉर्न ये उस मटेरियल के ऊपर रखा जाता है। ड्यू टू वाइब्रेशन हीट इज जनरेटेड एंड वेल्डिंग इज डन। लेकिन थिकनेस बहुत कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिकनेस के पार्ट इससे वेल्ड नहीं हो सकते। मैक्सिमम थिकनेस वेरी फ्रॉम 0.38 mm टू 2.5 mm डिपेंड अपॉन मेटल। ये है उसका मशीन। तो मशीन्स में क्या होता है देखिए, एक न्यूमेटिक प्रेस है फॉर अप्लाइंग द इनिशियल लो प्रेशर। अल्ट्रासोनिक जनरेटर, ये जनरेटर एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेगा। इट इज गिवन टू द कन्वर्टर और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर मतलब ऐसा ट्रांसड्यूसर जिसे आप अगर सिग्नल दोगे तो उसे वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेगा और वाइस वर्सा, उसे वाइब्रेशन दोगे तो वो सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। तो जो अल्ट्रासोनिक जनरेटर से सिग्नल जनरेट होगा वो इस ट्रांसड्यूसर को दिया जाएगा। द वाइब्रेशन जनरेटेड इज बूस्टेड बाय दिस बूस्टर। उसके नीचे एक बूस्टर लगा हुआ है। नाउ हॉर्न इज नथिंग बट द पार्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल जो आपको वेल्ड करना है। और जो बॉटम में जिसके ऊपर मटेरियल रखा जाएगा वो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एनविल। तो एनविल और हॉर्न इन दोनों के बीच में आपका मटेरियल टू बी वेल्डेड रखा जाता है। तो ये आपका सेटअप है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का। अब एक वीडियो देखते हैं। Welding process in which ultrasonic ये waves सेटअप है। or vibrations are used to generate heat for welding. Ultrasonic means those vibration waves which have frequency above the normal hearing range. It is about 20,000 to 30,000 Hz. It is a solid-state welding process. Solid-state welding is a welding process in which no external heat is added for welding. It works on the basic principle of energy of ultrasonic wave. Ultrasonic vibration creates a dynamic shear stress between the contacts of two workpiece. Due to local plastic deformation and heat generate due to friction between contact surfaces, joint formation will take place at the interface. Now let's talk about the equipments used in ultrasonic welding process. First is power supply. The ultrasonic welding needs high frequency and high voltage power supply. This power is needed by the transducer to generate vibrations. Second is transducer. Transducer is a device which can convert high-frequency electric signal into high-frequency mechanical vibration. This is connected with the welding head. The converter or piezoelectric transducer used in this welding process. Third is booster and horn. The mechanical vibration created by the transducer is supplied to the booster which amplifies this vibration and supply to the horn.
Horn is a device which supply this amplified vibration to the welding plates. Fixture and clamping devices. This device is essential in the ultrasonic welding. This uses either electrical, hydraulic, pneumatic, or mechanical energy to hold the plates into desired location. Now we know the basic concept of ultrasonic welding. Let's see the working of ultrasonic welding. The start, high-frequency current passes through a piezoelectric transducer. This transducer converts high-frequency electrical signal into mechanical vibration. This vibration further supplied to the booster which amplify its frequency. The amplified high-frequency vibration passes through horn which is in contact with welding plate. This welding creates lap joint. One plant of the weld is fixed into fixture and other one is in direct contact with horn. These plates are fixed under moderate pressure force. The horn supply high-frequency mechanical vibration to the welding plate. Due to this vibration, oscillation shear force act at the interface between welding plates which result elastoplastic deformation at interface. It also create a localized temperature rise due to mechanical force and friction. This heat helps in plastic deformation at interface and makes a strong joint without melting of workpiece or using filler metal. Let's talk about its advantages, disadvantages, and application. Advantages. This welding can be easily automated and fast. This produces high-strength joint without applying external heat. This is clean and provides good surface finish after welding. Ultrasonic process used to weld wide variety of dissimilar metal. It does not develop high heat so there is no chance of expel molten metal form joint. Disadvantages. It does not weld thick harder metal. The thickness of welds about 2.5 mm for aluminum. Tooling cost for fixture is high and they also need special design. The vibration generates through transducer, can damage electronic component. Applications. This welding is used in fabrication of nuclear reactor components. It is used in automotive industry for key, headlamp parts, button, and switches etc. Ultrasonic is used in electronic industries like armature winding, switches etc. This is clean welding process so it is used in medical industries to make parts like filters, masks etc. This is all about ultrasonic welding process. So this is ultrasonic welding. Now next type of solid state welding is called as friction welding. अब सबको पता है कि जहाँ पर फ्रिक्शन है वहाँ पर हीट जनरेट होती है. जब हम गाड़ी के ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका ब्रेक ड्रम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, वो फ्रिक्शन के वजह से होता है. तो जनरली फ्रिक्शन को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट फ्रिक्शन कैन बी यूज एज अ सोर्स फॉर हीट जनरेशन एज वेल एज वेल्डिंग. और उसी फ्रिक्शन को हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन वेल्डिंग. ये भी एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी हीटिंग सोर्स हम यूज नहीं करते. वन पार्ट होता क्या है इसमें देखते हैं. वन पार्ट इज फर्मली हेल्ड एंड द अदर पार्ट इज रोटेटेड विथ साइमल्टेनियस application of axial pressure and the temperature rises to plastic state. अब होता क्या है देखिए, ये एक मूवेबल पार्ट है और ये दूसरा आपका फिक्स पार्ट होता है. एक पार्ट को कंटिन्यूसली रोटेट किया जाता है, दूसरे पार्ट को स्टेडी रखा जाता है. अब जब इस पार्ट का रोटेशन होगा तो एट द सेम टाइम इसे एक्सियल मूवमेंट दिया जाता है. अब जैसे ही ये दोनों पार्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो एक स्टेडी है, दूसरा रोटेटिंग है, तो रिलेटिव मोशन के वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा. अब जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन, एक्सियल प्रेशर, इन दोनों के वजह से यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग फॉर्म होगा. ये दिखने में थोड़ा थोड़ा आपको अपसाइड जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ कोई भी हीट सोर्स यूज नहीं किया गया है. ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन टू मेटल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. The rotation is suddenly stopped and the entire surface in contact get joint. रोटेशन को बीच में स्टॉप कर दिया जाता है और क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से मेटल सॉलिड प्लास्टिक स्टेट में आ चुका है, वहाँ पर एक परमानेंट जॉइंट फॉर्म होता है. एडवांटेज क्या है, डिसिमिलर मेटल कैन बी इजीली जॉइंड बाय दिस मेथड. कोई भी मेटल किसी भी मेटल के साथ.
तो ये हमारा लास्ट सॉलिड स्टेट वेल्डिंग था, इसका भी एक वीडियो देख लेते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होने वाला एक फ्रिक्शन वेल्डर है, वेल्डिंग मशीन। तो ये पहला पार्ट एक इसमें, दूसरा पार्ट दूसरे प्रोजेक्ट, दोनों अलग अलग होल्ड किए जाते हैं। जाएंगे पहले तो एक पार्ट को रोटेशन दिया जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इस पार्ट को रोटेशन दिया गया है और एक्सियल प्रेशर अप्लाई किया गया है। और फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे हीट जनरेट होती है, आप देख सकोगे जैसे ही कांटेक्ट में आ जाएंगे एक दूसरे के साथ हीट जनरेट होती है। वेल्डिंग तो हम हमारे वर्कशॉप में भी कर सकते हैं, यूजिंग लेथ मशीन। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुई, एक्सियल प्रेशर की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए। वो ऑक्सीजन जनरेट होता है एक्सियल प्रेशर से। स्टॉप कर दिया, थोड़ा सा कूल डाउन होने, हीट यूज नहीं हुई, फिर भी वेल्डिंग कंप्लीट हुई, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सिंगल यूनिट, दो अलग अलग यूनिट थे, दो अलग अलग पार्ट थे, अब ये सिंगल यूनिट होता है। तो हम यहीं पे रुकते हैं आज के लेक्चर के लिए। कमेंट सेक्शन में आपका नाम उसी दिन लिखना है अटेंडेंस के लिए, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम इन अ कमेंट सेक्शन for marking your attendance on the same day. So we will meet in next lecture with a new topic, that is gas welding. Thank you for watching the video.